कभी गौर किया है कि बच्चे अपने माँ बाप से मिलते जुलते तो होते हैं, पर बिल्कुल उनकी कार्बन कॉपी नहीं होते। हाँ। कोई माँ पर ज्यादा जाता है, कोई पिता पर, और कभी कभी तो उनमें कुछ ऐसा होता है जो दोनों से ही अलग लगता है। ये जो मिलना और अलग होना है, ये सब कैसे होता है? हाँ, बिल्कुल। और यही वो दिलचस्प दुनिया है जिसमें हम आज थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं। आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी और विभिन्नता यानी वेरिएशन। हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये लक्षण, जिन्हें ट्रेट्स कहते हैं, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और ये जो अंतर होते हैं, ये विभिन्नताएं, ये क्यों पैदा होती हैं, और इनका महत्व क्या है। और इस पूरी चर्चा के लिए हमारा आधार है विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का एक अध्याय, अध्याय 8, आनुवंशिकता। तो हमारा इरादा यही है कि इस सामग्री से मुख्य बातें निकालें, मेंडल साहब के काम को समझें, और हाँ, ये भी जाने कि बच्चे का लिंग कैसे तय होता है। कोशिश रहेगी कि सब कुछ आसान लगे, दिलचस्प लगे। तो फिर शुरू करते हैं। चलिए इस आनुवंशिकता की पहेली को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विभिन्नता। ये है क्या असल में? आसान भाषा में कहें तो माता पिता और बच्चों के बीच जो फर्क दिखते हैं, वही। हाँ, वही। अब देखिए, जीवों में जनन के दो मुख्य तरीके हैं। अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल, और लैंगिक यानी सेक्सुअल। और इन दोनों तरीकों में आपको विभिन्नता का स्तर काफी अलग-अलग मिलेगा। अच्छा। जैसे हाँ, किताब में गन्ने के खेत का उदाहरण है। आप गन्ने का खेत देखें तो सारे पौधे लगभग एक जैसे दिखेंगे, हम्म, बहुत कम फर्क होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गन्ना अक्सर अलैंगिक तरीके से उगाते हैं, जैसे कलम लगा दी। हम्म, लेकिन दूसरी तरफ जैसे इंसान है या दूसरे जानवर जो लैंगिक जनन करते हैं, हम्म, उनमें हर कोई एक दूसरे से कितना अलग होता है। हम्म, सोचिए, एक ही माँ बाप के दो बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, है ना? अगर वो जुड़वा ना हो तो। सही बात है। तो अलैंगिक जनन में अगर विभिन्नता कम होती है, तो वो थोड़ी बहुत जो होती है, वो कहाँ से आती है? अच्छा सवाल है। स्रोत बताता है कि इसकी मुख्य वजह है डीएनए की कॉपी बनने में। मतलब जब कोशिका बनती है और डीएनए नकल होता है, तो उसमें होने वाली बहुत ही छोटी-मोटी गलतियां, न्यून त्रुटियां कहा गया है इन्हें, ये बहुत कम होती हैं, इसलिए विभिन्नता भी कम दिखती है। और लैंगिक जनन में ज्यादा विभिन्नता क्यों होती है? उस पर बाद में आएंगे शायद। हाँ, उस पर आगे बात करेंगे, पर यहाँ एक सोचने वाली बात है जो स्रोत में भी उठाई गई है। मान लीजिए कोई जीव है जो अलैंगिक जनन करता है। उसके समूह में एक लक्षण ए सिर्फ 10% में है और दूसरा लक्षण बी 60% में। तो क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा लक्षण पहले पैदा हुआ होगा? अगर विभिन्नताएं धीरे धीरे डीएनए कॉपी की गलतियों से आती हैं, तो जो लक्षण कम लोगों में है, जैसे ए सिर्फ 10% में, शायद वो नया हो, हाल ही में बना हो, और बी जो 60% में है, वो शायद ज्यादा पुराना हो, उसे फैलने का ज्यादा टाइम मिला हो। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। अलैंगिक जनन में ये विभिन्नताएं धीरे धीरे इकट्ठा होती हैं। खैर, अब अगला बड़ा सवाल, ये विभिन्नताएं जरूरी क्यों हैं? मतलब ठीक है, सब अलग अलग दिखते हैं, पर क्या इसका कोई गहरा मतलब भी है? हाँ, ये तो मेरे मन में भी आया। क्यों जरूरी है ये? देखिए, ये किसी भी प्रजाति के लंबे समय तक टिके रहने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी हैं। ये सिर्फ ऊपरी फर्क नहीं है। टिके रहने के लिए? वो कैसे? मतलब? सोचिए, अगर किसी प्रजाति के सारे सदस्य बिल्कुल एक जैसे हों, एकदम जेनेटिक क्लोन, और अचानक से माहौल बदल जाए, मान लीजिए तापमान एकदम से बहुत बढ़ जाए या कोई नई बीमारी आ जाए, अगर सब एक जैसे हैं तो हो सकता है कि कोई भी उस बदलाव को झेल ना पाए और पूरी की पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाए? ओह, समझ गए। हाँ, लेकिन अगर उनमें विभिन्नता हो, मतलब सदस्य थोड़े अलग अलग हों, तो वो शायद कुछ सदस्यों में कोई ऐसी खास बात हो जो उन्हें उस बदली हुई परिस्थिति में, जैसे बढ़ी हुई गर्मी में, बचने में मदद करे। किताब में बैक्टीरिया का उदाहरण दिया है। मान लीजिए बैक्टीरिया के समूह में कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी ज्यादा गर्मी झेल सकते हैं, तो जब माहौल गर्म होगा? तो वही बचेंगे और आगे अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो विभिन्नता एक तरह से प्रजाति के लिए एक बीमा पॉलिसी जैसी है। ये उन्हें बदलते माहौल के हिसाब से ढलने की, अनुकूलन की क्षमता देती है। अच्छा, तो यही प्राकृतिक चयन है? मतलब प्रकृति चुन लेती है कि कौन सी विभिन्नता अच्छी है? हाँ, आप कह सकते हैं। पर्यावरण लगातार बदलता है और विभिन्नताएं वो कच्चा माल है जिन पर प्राकृतिक चयन काम करता है। प्रकृति उन बदलावों को चुनती है जो उस माहौल के लिए सबसे फिट हों, और लंबे समय में यही विभिन्नता और प्राकृतिक चयन मिलकर जैव विकास यानी इवोल्यूशन का आधार बनते हैं। इसीलिए स्रोत का ये सवाल कि विभिन्नताओं से स्पीशीज का अस्तित्व कैसे बढ़ता है, बहुत अहम है। जवाब है, ये उन्हें बदलने की ताकत देती है। चलिए, अब उन लक्षणों पर आते हैं जो हमें माँ बाप से मिलते हैं,
वंशागत लक्षण। हम सब में अपने माता पिता की झलक तो होती है, पर कुछ ना कुछ अलग भी होता है। किताब में कान के निचले हिस्से का उदाहरण है, कर्णपाली। कुछ लोगों की ये जुड़ी हुई होती है सिर से, कुछ की एकदम फ्री लटकती है। हाँ, ये स्वतंत्र कर्णपाली और जुड़ी हुई कर्णपाली दोनों ही आम हैं। तो ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाते हैं? इसी पहेली को सुलझाने का श्रेय जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। हाँ, मेंडल। उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। चर्च में पढ़े, फिर विज्ञान और गणित पढ़ा, लेकिन टीचर बनने के लिए जो परीक्षा थी वो पास नहीं कर पाए। अरे हाँ, तो वापस मठ आ गए और अपने बगीचे में मटर के पौधों पर प्रयोग करने लगे, और जो उन्होंने खोजा उसने जीव विज्ञान की दिशा ही बदल दी। पर मेंडल के काम में ऐसा क्या खास था? उनसे पहले भी तो लोगों ने सोचा होगा कि बच्चे माँ बाप जैसे क्यों होते हैं। सोचा तो जरूर था, पर मेंडल का तरीका क्रांतिकारी था। उन्होंने सिर्फ देखा नहीं कि पौधे कैसे हैं, उन्होंने गिना। उन्होंने अपने गणित और विज्ञान के ज्ञान को मिला दिया। हर पीढ़ी में कितने पौधे लंबे हैं, कितने बौने हैं, कितने पौधों के बीज गोल हैं, कितने झुर्रीदार, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा, आंकड़े जमा किए। उन्होंने बायोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया। ये उस समय के लिए बहुत बहुत नई सोच थी। वाह, आंकड़ों का इस्तेमाल जीव विज्ञान में। हाँ, और इसी व्यवस्थित तरीके ने उन्हें वंशागति के नियम खोजने में मदद की। और उन्होंने मटर के पौधे ही क्यों चुने? कोई खास वजह थी? मटर चुनना वाकई एक बहुत स्मार्ट फैसला था। देखिए, मटर के पौधों में कई लक्षण ऐसे थे जो बिल्कुल साफ थे, एकदम विपरीत। जैसे पौधा या तो लंबा होगा या बौना, बीज की हाइट वाला नहीं। बीज या तो गोल होगा या झुर्रीदार। फूल या तो बैंगनी होगा या सफेद। ऐसे साफ लक्षणों से काम करना, नतीजों को समझना आसान था। ऊपर से मटर का जीवन चक्र छोटा होता है और उन्हें उगाना भी आसान था। हम समझ गई। तो देखते हैं उनके प्रयोग। पहले वो वाला जिसमें उन्होंने एक ही लक्षण पर ध्यान दिया था। हाँ, उसे कहते हैं एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने क्या किया? शुद्ध लंबे पौधे लिए जिनके लिए हम जेनेटिक कोड मान लेते हैं टीटी, और उनका परागण कराया शुद्ध बौने पौधों से जिनका कोड मान लेते हैं टीटी। तो पहली पीढ़ी F1 में क्या मिला? क्या आधे लंबे आधे बौने मिले होंगे? नहीं, यही तो बात मजेदार हुई। F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे निकले। एक भी पौधा बौना नहीं था, ना ही कोई बीच की ऊंचाई का, सब लंबे। अरे, सारे लंबे। बौनापन कहाँ गया? गायब हो गया? हाँ, यही देखकर मेंडल ने प्रभावी यानी डोमिनेंट और अप्रभावी यानी रिसेसिव लक्षणों का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि लंबाई वाला गुण टी, बौनेपन वाले गुण टी पर हावी है, प्रभावी है। F1 पीढ़ी के पौधों जिनका कोड अब टीटी था, में लंबे और बौनेपन दोनों के लिए जिम्मेदार कारक मौजूद थे। कारक मतलब जिन्हें हम आज जीन के अलग अलग रूप या एलील कहते हैं। तो टी और टी दोनों एलील थे, पर दिखा सिर्फ प्रभावी लक्षण यानी लंबाई। बौनापन वाला एलील था तो पर छिपा रहा। अच्छा, तो प्रभावी ने अप्रभावी को दबा दिया। लेकिन मेंडल यहीं रुके नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने F1 पीढ़ी के लंबे पौधों टीटी का स्वपरागण होने दिया, मतलब उन्हीं का आपस में परागण कराया और उनसे दूसरी पीढ़ी F2 के बीज उगाए। और F2 पीढ़ी में क्या दिखा? क्या फिर सारे लंबे थे? नहीं, यहां नतीजे और भी चौंकाने वाले थे। F2 पीढ़ी में लंबे पौधे भी उगे और बौने पौधे भी। वो बौनापन जो F1 में गायब हो गया था, वो F2 में फिर से सामने आ गया। सच में? बौने पौधे वापस आ गए? किस अनुपात में? हाँ, और एक खास अनुपात में। करीब 3/4 पौधे लंबे थे और 1/4 बौने, मतलब लगभग 3:1 का अनुपात। कमाल है। तो इसका मतलब क्या निकाला मेंडल ने? ये कैसे हुआ? इससे मेंडल ने कुछ बहुत जरूरी बातें समझी। पहली, कि हर लक्षण के लिए ये कारक यानी एलील जोड़ों में होते हैं, जैसे टीटी, टीटी या टीटी। दूसरी, जब पौधे अपने युग्मक बनाते हैं, जैसे परागकण या अंडाणु, तो हर जोड़े के दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं। इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हर युग्मक में जोड़े का सिर्फ एक ही एलील जाता है। अच्छा। और तीसरी बात, जब निषेचन होता है तो नर और मादा युग्मकों से आए एलील मिलकर संतान में फिर से जोड़ा बना लेते हैं, जैसे F1 में टी और टी मिलकर टीटी बने, और F2 में टीटी, टीटी और टीटी तीनों तरह के संयोजन बने। टीटी वाले पौधे बौने हो गए। इससे यह साबित हुआ कि F1 में बौनेपन का एलील टी गायब नहीं हुआ था, बस प्रभावी एलील टी के कारण छिप गया था। इसी से पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं। के साथ बीज का रंग भी होता है, आकार भी होता है। क्या मेंडल ने ये भी देखा
कि क्या अलग-अलग लक्षण एक दूसरे पे असर डालते हैं जब वो अगली पीढ़ी में जाते हैं? हाँ बिल्कुल, यही उनका अगला बड़ा सवाल था और इसके लिए उन्होंने किया द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें उन्होंने ऐसे पौधे लिए जिनमें दो अलग-अलग लक्षणों के विपरीत रूप एक साथ थे। जैसे एक पौधा जिसके बीज गोल और पीले थे, मान लीजिए RRYY, गोल और पीला दोनों प्रभावी, और दूसरा पौधा जिसके बीज झुर्रीदार और हरे थे, RRYY, दोनों अप्रभावी। इनका आपस में क्रॉस कराया। तो F1 पीढ़ी में क्या मिला? शायद सारे गोल और पीले, क्योंकि वो प्रभावी हैं। बिल्कुल सही। F1 पीढ़ी के सारे पौधे गोल और पीले RRYY वाले थे। इससे फिर से प्रभावी लक्षणों की पुष्टि हो गई। गोल R झुर्रीदार R पर प्रभावी और पीला Y हरे Y पर प्रभावी। लेकिन असली मजा तो F2 पीढ़ी में आया होगा जब इन RRYY वालों का स्वपरागण कराया। हाँ, और यहीं प्रकृति का एक और खूबसूरत नियम सामने आया। जब F2 पीढ़ी के पौधे उगे तो उनमें सिर्फ जनक जैसे संयोजन नहीं थे, मतलब सिर्फ गोल पीले और झुर्रीदार हरे ही नहीं, बल्कि दो बिल्कुल नए कॉम्बिनेशंस भी बड़ी संख्या में दिखे। नए कॉम्बिनेशंस कौन से? कुछ पौधों के बीज गोल थे पर रंग हरा था, और कुछ के बीज झुर्रीदार थे पर रंग पीला था। अरे वाह! मतलब गोल के साथ हरा भी आ सकता है और झुर्रीदार के साथ पीला भी। स्रोत में शायद इनकी संख्याएं भी दी हैं। गोल पीले करीब 315, गोल हरे 108, झुर्रीदार पीले 101 और झुर्रीदार हरे 32। ये तो लगभग 9-3-3-1 का अनुपात लग रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पैटर्न दिखाते हैं। इससे मेंडल ने ये नतीजा निकाला कि अलग-अलग लक्षणों के एलील, जैसे बीज का आकार तय करने वाले RR और बीज का रंग तय करने वाले YY, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि R हमेशा Y के साथ ही जाएगा या R हमेशा Y के साथ। वो आज़ादी से नए संयोजन बना सकते हैं, जैसे R के साथ Y गोल हरा या R के साथ Y झुर्रीदार पीला। इसी को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मतलब लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से आजाद है। हाँ, उन लक्षणों की जिनके जीन अलग-अलग गुणसूत्रों पर होते हैं या एक ही गुणसूत्र पर काफी दूर होते हैं। F2 पीढ़ी में इन नए संयोजनों का मिलना ही इस बात का सबूत है। ये भी विभिन्नता पैदा करने का एक और तरीका है। अच्छा, तो मेंडल के नियम समझ आ गए। प्रभावी, अप्रभावी, पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन। लेकिन ये सब कोशिका के अंदर होता कैसे है? ये जो कारक या एलील की बात हम कर रहे हैं, ये असल में है क्या? और ये लक्षण बनाते कैसे हैं? बहुत सही सवाल। अब हम मेंडल के सिद्धांतों को कोशिका के अंदर की मशीनरी से जोड़ते हैं। इसका सीधा संबंध है कोशिका के केंद्रक में मौजूद DNA से। DNA, आप जानते हैं, एक बहुत लंबा अणु है जिसमें हमारी सारी आनुवांशिक जानकारी एक कोड की तरह लिखी होती है। हाँ। DNA का वो खास हिस्सा, वो खंड जो किसी एक खास प्रोटीन को बनाने का निर्देश देता है, उसे ही जीन कहते हैं। तो मेंडल जिन्हें कारक कह रहे थे, वो असल में जीन या उनके अलग-अलग रूप यानी एलील हैं। अच्छा, तो जीन प्रोटीन बनाने के निर्देश है, लेकिन जीन से लक्षण तक का सफर कैसे तय होता है? जैसे पौधे की लंबाई का ही उदाहरण लें। हाँ, उसे ही लेते हैं। देखिए, पौधे की लंबाई कुछ खास केमिकल्स यानी हार्मोन पर निर्भर करती है। अब ये हार्मोन कितना बनेगा, ये खास प्रोटीन जिसे एंजाइम कहते हैं, उसकी कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। वो एंजाइम कितना अच्छा काम करेगा, ये उस एंजाइम को बनाने वाले जीन पर निर्भर करता है। मतलब जीन एंजाइम बनाता है, एंजाइम हार्मोन बनवाता है और हार्मोन से लंबाई तय होती है। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर उस जीन में जो उस जरूरी एंजाइम को बनाता है कोई बदलाव आ जाए, कोई म्यूटेशन हो जाए, तो हो सकता है कि उससे बनने वाला एंजाइम कम कुशल हो, ठीक से काम ना करे, तो वो कम हार्मोन बनवाएगा और नतीजा, पौधा बौना रह जाएगा। तो देखिए कैसे जुड़ा है सब। जीन, DNA का हिस्सा, प्रोटीन, एंजाइम, रासायनिक प्रक्रिया, हार्मोन बनना, लक्षण, लंबाई, है ना कमाल की मशीनरी। वाकई, एक छोटे से बदलाव का इतना बड़ा असर। अच्छा, अब इन सब कड़ियों को जोड़कर पूरी प्रक्रिया देखते हैं, खासकर लैंगिक जनन में। हमने कहा कि माता और पिता दोनों का बराबर योगदान होता है। हर लक्षण के लिए जीन के 2 एलील बच्चे में आते हैं, एक माँ से, एक पिता से। जैसे TT में एक T एक से, एक T दूसरे से। हाँ, और ये जीन कहाँ होते हैं?
ये डीएनए पर होते हैं और डीएनए कोशिका के केंद्रक में धागे जैसी संरचनाओं में पैक होता है, जिन्हें हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। हमारी ज्यादातर कोशिकाओं में ये गुणसूत्र जोड़ों में होते हैं। हर जोड़े में एक गुणसूत्र मां से आता है, एक पिता से। जैसे मनुष्यों में 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े यानी कुल 40 गुणसूत्र। लेकिन जब जनन कोशिकाएं बनती हैं, शुक्राणु और अंडाणु यानी युग्मक, गैमेट्स, तब क्या होता है? तब भी 40 होते हैं? नहीं, यही एक बहुत खास प्रक्रिया होती है जिसे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों के जोड़े अलग हो जाते हैं और हर युग्मक में यानी हर शुक्राणु या अंडाणु में प्रत्येक जोड़े का सिर्फ एक ही गुणसूत्र जाता है। मतलब युग्मकों में गुणसूत्रों का केवल एक सेट होता है। मनुष्यों में सिर्फ 23 गुणसूत्र, जोड़े नहीं। ओ, आधे हो जाते हैं। और फिर जब निषेचन होता है, मतलब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, तब दोनों के एक एक सेट 23 + 23 मिलकर संतान यानी युग्मनज जाइगोट में फिर से गुणसूत्रों के 2 सेट 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र बना देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया पक्का करती है कि हर पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहे और ये मेंडल के नियमों की भी पुष्टि करती है। युग्मक बनते समय एलील अलग होते हैं, पृथक्करण, और अलग-अलग गुणसूत्रों पर मौजूद जीन स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब एक आखिरी पर बहुत ही दिलचस्प पहलू, लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। ये कैसे तय होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, नर होगा या मादा? ये भी अलग-अलग जीवों में अलग-अलग तरीके से होता है। कुछ में तो ये पूरी तरह जेनेटिक भी नहीं होता। जैसे किताब में बताया है कि कुछ सरीसृपों, रेप्टाइल्स में अंडा किस तापमान पर सेका जा रहा है, उससे तय होता है कि बच्चा नर बनेगा या मादा। अरे, तापमान से? हाँ, और कुछ जीव तो जैसे घोंगे जरूरत पड़ने पर अपना लिंग बदल भी सकते हैं। कमाल है। लेकिन मनुष्यों में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, मनुष्यों में लिंग निर्धारण पूरी तरह से आनुवंशिक है, जेनेटिक है, और ये खास गुणसूत्रों से तय होता है। हमने बात की थी कि मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। हाँ। इनमें से जो शुरू के 22 जोड़े हैं वो स्त्री और पुरुष में एक जैसे होते हैं। उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। और वो 23वां जोड़ा? वही है लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम्स का जोड़ा। और यहीं पर फर्क होता है। स्त्रियों में ये जोड़ा होता है एक जैसे 2 गुणसूत्रों का, XX, और पुरुषों में ये जोड़ा असमान होता है, एक X गुणसूत्र और एक उससे छोटा Y गुणसूत्र, यानी XY। अच्छा, तो स्त्री में XX और पुरुष में XY। तो फिर बच्चे का लिंग कैसे तय होता है इनसे? प्रक्रिया काफी सीधी है। देखिए, स्त्री के पास तो सिर्फ XX है, तो उनकी सारी जनन कोशिकाएं यानी सारे अंडाणु, एग्स, उनमें केवल X गुणसूत्र ही होगा। ठीक है। दूसरी तरफ पुरुष के पास XY हैं, तो जब उनके शुक्राणु स्पर्म बनेंगे तो आधे शुक्राणुओं में X गुणसूत्र जाएगा और आधे में Y गुणसूत्र। अच्छा, तो आधे शुक्राणु X वाले, आधे Y वाले। तो जब निषेचन होता है तो 2 ही संभावनाएं हैं। अगर X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु, जिसमें तो हमेशा X ही है, से मिलता है तो जाइगोट बनेगा XX, मतलब संतान लड़की होगी। और अगर Y वाला शुक्राणु मिलता है तो? और अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु X से मिलता है तो जाइगोट बनेगा XY, मतलब संतान लड़का होगा। तो इसका मतलब संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पिता से X वाला शुक्राणु मिला है या Y वाला। माँ का तो हमेशा X ही आता है। हाँ, बिल्कुल सही। वैज्ञानिक रूप से संतान के लिंग निर्धारण में पिता के शुक्राणु का योगदान निर्णायक होता है। ये समझना तो बहुत जरूरी है क्योंकि समाज में अक्सर इसको लेकर गलतफहमियां होती हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमने आनुवंशिकता और विभिन्नता की कई सारी परतें खोली। हमने समझा कि जनन के समय जो विभिन्नताएं आती हैं वो सिर्फ छोटे मोटे फर्क नहीं है, बल्कि किसी प्रजाति के लंबे समय तक बने रहने के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, और हमने ग्रेगर मेंडल के अद्भुत काम को देखा, कैसे उनके गणितीय और व्यवस्थित तरीके ने वंशागति के मूलभूत नियम, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन को उजागर किया। ये जीव विज्ञान में आंकड़ों के महत्व की एक बेहतरीन मिसाल है। हमने ये भी समझा कि लक्षणों का आधार जीन होते हैं, जो डीएनए के हिस्से हैं और गुणसूत्रों पर होते हैं, और यही जीन प्रोटीन के जरिए लक्षणों को तय करते हैं और माँ बाप से बच्चों तक पहुँचते हैं। और आखिर में हमने देखा कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण एक स्पष्ट आनुवांशिक प्रक्रिया है, जो पिता से मिलने वाले लिंग गुणसूत्र X या Y पर निर्भर करती है। वाकई
ये सोचना कितना अद्भुत है कि कैसे प्रकृति के कुछ सरल नियमों से जीवन में इतनी विविधता भी बनी रहती है और निरंतरता भी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। हमने मेंडल के नियमों और लिंग निर्धारण जैसे लक्षणों की बात की, जो काफी हद तक सीधे सीधे जीन से तय होते दिखते हैं। पर क्या हमारे सभी लक्षण, जैसे हमारा व्यवहार है, हमारी पसंद नापसंद, हमारी बुद्धिमत्ता, क्या ये भी इतने ही स्पष्ट रूप से सिर्फ जीन से तय होते हैं, या फिर उनमें हमारे माहौल का, हमारी परवरिश का, हमारे अनुभवों का, मतलब पर्यावरण का रोल कहीं ज्यादा जटिल और गुंथा हुआ है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आनुवांशिकता की ये समझ हमें इंसानी विविधता को कैसे देखने में मदद करती है। क्या सिर्फ एक जेनेटिक कोड के नजरिए से, या फिर इंसान होने की पूरी तस्वीर जिसमें प्रकृति और पोषण दोनों शामिल हैं, उसे समझने के लिए और गहरे सवाल पूछने को प्रेरित करती है।